गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे, जिस पर प्रश्न इस रूप में आता है: डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, अर्थात कार्यपालिका का संगठन किस प्रकार से किया जाता है, विवेचना करें। इस पर हम लोग विचार करने का प्रयास करेंगे। राज्य की कार्यपालिका का संगठन किस प्रकार किया जाए, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में कार्यपालिका का प्रयोजन यह होता है कि व्यवस्थापिका द्वारा अभिव्यक्त राज्य की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करे। कार्यपालिका का संगठन किस प्रकार से हो, इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि उसका संगठन इस प्रकार का हो कि वह अपने प्रयोजन अर्थात राज्य की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करने में सक्षम हो, समर्थ हो। कार्यपालिका का इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह उसके लिए यह आवश्यक होता है कि उसका संगठन ऐसा हो कि वह शासन संबंधी सभी मामलों पर अविलंब निर्णय कर सके और वह उसके विषय में किसी भी प्रकार की दुविधा में न रहे, एवं जो भी समस्याएं उसके समक्ष उपस्थित हों उसका वह तुरंत और साहस के साथ समाधान करने में सक्षम हो। शासन संबंधी समस्याओं के उचित एवं तुरंत निर्णय की आवश्यकता की दृष्टि से कार्यपालिका में एकता का होना अत्यंत आवश्यक है, चाहे उसका संगठन किसी भी प्रकार का हो। और यह तभी संभव हो सकता है जब शासन की शक्ति वस्तुतः एक स्थान पर केंद्रित हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत से किसी प्रश्न पर बहुत से लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं और उस पर वो अपना दृष्टिकोण दे सकते हैं, अपने विचार को रख सकते हैं। वाद विवाद द्वारा उसके विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात भी कर सकते हैं, किंतु जब किसी विषय पर संबंधित निर्णय को कार्य रूप में परिणत करने का समय आता है तो यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि एक व्यक्ति अनेक व्यक्तियों से ज़्यादा अच्छा होता है। यही कारण है कि शासन जिसका प्रयोजन राज्य की इच्छा को कार्य रूप देना होता है का अंतिम उत्तरदायित्व यह होता है कि वह शासन के समस्त निर्णय करने के अधिकार एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो। यदि शासन का उत्तरदायित्व अथवा उससे संबंधित शक्ति अनेक व्यक्तियों में समाहित होगी तो निश्चित रूप से वहाँ विवाद और मतभेद आवश्यक रूप से देखने को मिलेंगे। अर्थात उसमें एकता तथा एकरूपता का अभाव हुआ और अनेक का उत्तरदायित्व किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं बन सकेगा। अविलंब निर्णय लेने में बाधा उपस्थित होगी और
परिणाम स्वरूप कार्यपालिका में वह कार्य क्षमता नहीं आ पाएगी जिसकी उसे अत्यंत आवश्यकता होती है। यह ठीक है कि कोई भी शासक अकेला संपूर्ण शासनिक कार्य को संपादित नहीं कर सकता। वास्तव में शासन एवं प्रशासन के कार्य इतने व्यापक, विस्तृत और जटिल होते हैं कि उसे संभाल पाना किसी भी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो सकता है। और इसीलिए इन कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिए उसे सहायकों या स्टाफ की आवश्यकता होती है। फिर भी शासन का प्रयोजन जो होता है उसे पूरी क्षमतापूर्वक एवं कुशलता के साथ पूरा करने के लिए यह आवश्यक होता है कि शासन का अंतिम उत्तरदायित्व एक स्थान पर और एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो। कार्यपालिका की एकता की यह सिद्धांत सदा सर्वदा से मान्य रहा है और चाहे कार्यपालिका का संगठन या उसका स्वरूप कुछ भी रहा हो। प्राचीन काल में राजतंत्रीय व्यवस्था के युग में जब मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थी, उस समय कार्यपालिका की शक्ति राजा के हाथ में केंद्रित होती थी और इसके अतिरिक्त उसके हाथ में व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के भी अधिकार उसी के हाथ में समाहित होते थे। किंतु आज के वर्तमान लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था में शासक के कार्य अगर नज़दीक से देखें हम लोग तो आज भी इस डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में शासन का अंतिम उत्तरदायित्व एक व्यक्ति के ही हाथों में केंद्रित देखी जा सकती है। वस्तुतः लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो प्रकार से कार्य करती है। पहला अध्यक्षीय सरकार के रूप में और दूसरा संसदीय सरकार के रूप में, अर्थात प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और इन दोनों प्रकार की कार्यपालिकाओं में शासन का अंतिम उत्तरदायित्व एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होता है। अध्यक्षीय सरकार में अगर देखें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आम जनता द्वारा किया जाता है और वह शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने मंत्रिमंडल का या कैबिनेट का गठन अपनी स्वेच्छानुसार करता है और कैबिनेट के सभी सदस्य अपने अपने विभागों को संभालने के पश्चात अपने समस्त कार्यों के लिए वे राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कैबिनेट के सदस्य कार्यपालिका के विभिन्न विभागों को संभालते जरूर हैं, किंतु वे अपने समस्त क्रियाकलापों के लिए, अपने समस्त कार्यों के लिए अध्यक्ष या राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है। इस प्रकार अध्यक्षीय कार्यपालिका में कैबिनेट के गठन के बावजूद अंतिम शक्ति एक ही व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित होती है और वही कार्यपालिका का सर्वे सर्वा या ऑल इन ऑल होता है और वह
स्वेच्छानुसार शासन को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। साथ ही साथ उसने आम जनता से जो वादे प्रतिवादे किए थे मतदान के समय में, उसे भी पूरा करने का अपनी ओर से प्रयास करता है। अगर हम लोग संसदीय सरकार या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में देखें तो वहाँ भी, उस व्यवस्था में भी प्रधानमंत्री संसद के बहुमत दल का नेता होता है और वह अपनी स्वेच्छानुसार कैबिनेट के सदस्यों की नियुक्ति करता है। इस व्यवस्था में यद्यपि शासन के विविध विभागों को विभिन्न मंत्रियों के सुपुर्द कर दिया जाता है, फिर भी कैबिनेट का गठन, उसके विषय में उसके विषयों का विभाजन, उसका पुनर्गठन तथा उसके जो मंत्रीगण हैं उसके अधिकारों को देने का कार्य प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है। और प्रधानमंत्री का अंतिम उत्तरदायित्व यह होता है कि वह अपने मंत्रिमंडल के समस्त मंत्रियों पर निगाह रखे और वह किस रूप में कार्य कर रहे हैं इसका भी वह ध्यान रखे। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि संसदीय सरकार में अगर कोई मंत्री अपने पद की प्राप्ति के पश्चात वह अपनी पूर्ण योग्यता और क्षमता के आधार पर कार्य नहीं करता है या जनता के प्रति अपने उन उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं कर पाता है जो उसने चुनाव के समय जनता से किए थे, तो वैसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री उसे उसके पद से विमुक्त करने का भी अधिकार रखता है और उसके स्थान पर, उस मंत्री के स्थान पर दूसरे किसी सदस्य को बैठा सकता है। इस प्रकार संसदीय सरकार में भी हम यह देखते हैं कि जो शासन की जो अंतिम शक्ति है वह एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती हुई प्रतीत होती है। यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय में भी प्रायः राष्ट्र की एकता एवं अखंडता और उसकी एकरूपता को बनाए रखने के लिए हर राष्ट्र प्रयत्नशील होता हुआ देखा जा सकता है। चाहे पाश्चात्य देश हो या पूर्वी देश हो, विकासशील देश हो या विकसित देश हो, हर स्थान पर हम यह देखते हैं कि वहाँ की जो सरकार होती है, विशेषकर जो लोकतंत्रीय सरकार होती है, वह अपेक्षा करती है कि शासन के कार्य इच्छाओं के अनुरूप किया जाए और उनसे किए गए वादे प्रतिवादे को समय रहते पूरा करके जनमत को अपने समर्थन में ले सके। और इस सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार किया जाता है कि यद्यपि शासन की सुविधा के लिए शासनिक कार्य अनेक विभागों में विभक्त कर दिए जाते हैं, फिर भी शासन से संबंधित अंतिम निर्णय एक ही व्यक्ति द्वारा लिया जाता रहा है और लिया जाना चाहिए। अगर राष्ट्र को द्रुत गति से जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रगतिशील बनाना है, अगर आर्थिक उन्नति करनी है, अगर सामाजिक समरसता को बनाए रखना है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने हैं, तो उस परिस्थिति में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वे कार्यपालिका से ही दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। अगर केंद्र की सरकार में बैठा हुआ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सक्षम है और साहस के साथ
निर्णय करने की क्षमता रखता है, तो निश्चित रूप से राष्ट्र का समग्र विकास संभव हो पाता है। और न केवल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्राप्त होती है, राजनीतिक स्थायित्व ही प्राप्त होता है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और जीवन के अन्य विविध क्षेत्रों में देश तेजी से विकास कर सकता है। इसीलिए राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने कहा कि शासन का संगठन, कार्यपालिका का संगठन का स्वरूप चाहे जो भी हो, अगर देश को द्रुत गति से विकास कराना है, देश को तेजी से विकास के रथ पर आगे की ओर बढ़ाना है, तो कार्यपालिका में एकता का होना आवश्यक है। और साथ ही साथ जो अंतिम शक्ति है निर्णय लेने की, जहाँ तक प्रश्न है शासन से संबंधित, वह किसी एक व्यक्ति में समाहित हो। इसे यहाँ पर यह समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, आप लोग कृपया इस प्रश्न को सीरियसली देखेंगे, और अगर ये प्रश्न पूछता है परीक्षा भवन में, तो आप इसी के अनुरूप आप अलॉटेड जो टाइम आपका है उसमें लिखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।